ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, या ब्रिक्स के बारे में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, WTO के बारे में सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। नाउ अब चलते हैं, समझते हैं ट्रेडमार्क्स और उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। बहुत आसान सा है अगर हम बात करें। जैसे किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक देखते हैं ना, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि अच्छा हाँ, सोना लिया तो सोना क्या इतने कैरेट का है वो कैसे पता चलेगा, या चांदी लिया तो चांदी इतने कैरेट का है कैसे पता चलेगा, है ना। कोई प्रोडक्ट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है ये कैसे पता चलेगा, कोई प्रोडक्ट खाने लायक है नहीं है कैसे पता चलेगा। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक ऑथेंटिसिटी, अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं। तो ये एक्सपायरी डेट या वो ऑथेंटिसिटी देने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोगों को क्लियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ट्रेडमार्क्स and quality standard, ठीक है। ट्रेडमार्क्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने या तुमने कई बार सुना होगा हॉलमार्क के बारे में। हॉलमार्क किस पर दिया जाता है? तो सोने के लिए, गोल्ड, है ना, गोल्ड। जब हम लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं तो उस पर वो प्योर गोल्ड है, या जैसे 24 कैरेट प्योर गोल्ड हो गया, तो ज्वेलरी बनाने के लिए हम 24 कैरेट से बना नहीं सकते, या तो 22 कैरेट होगा, 18 कैरेट होगा, या लीस्ट वाला 14 कैरेट का हो जाता है। तो 22 कैरेट का है वो सोना कि नहीं है, कौन उसको डिसाइड करके देगा? तो उस पर एक मार्किंग रहता है हॉलमार्क का, जैसे ये, ठीक है, ये वाला यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये जो लोगो है इस सोने पर, ये बता रहा है कि सोने की जांच हुई है, इसको ऑथेंटिकेट किया गया है कि भैया ये सोना 22 कैरेट का है। 22 कैरेट का एक कोड दिया जाता है जिसको कहते हैं 916, ठीक है। वैसे ही 24 कैरेट का रहेगा तो 999, एक कोड होता है, समझा? ओके। वैसे ही जैसे 14 कैरेट का है तो 585, 18 कैरेट का है तो 750। ये सारा का सारा कोड है। ये कौन देता है? तो ये BIS किसे कहेंगे हम? BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लोगो कैसा है? लोगो ये ट्रायंगुलर शेप में ये लोगो है और यहाँ है बीच में डॉट। इसी को हम कहते हैं हॉलमार्किंग, ठीक है। तो हॉलमार्क देने का काम कौन करता है? BIS कहेगा कि हॉलमार्क किस प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है? गोल्ड के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए। तो हॉलमार्क किसके लिए होता है? गोल्ड के लिए। हॉलमार्क गोल्ड के लिए। इसी तरीके से सिल्वर मार्क भी कौन देगा? तो BIS ही देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर है BIS, और इस सिल्वर की क्या क्वालिटी है उसके सामने नंबर लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद किस कंपनी का उसका लोगो वगैरह बना रहता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन सिल्वर मार्क किसके लिए रहेगा? तो सिल्वर के लिए, समझा? सिल्वर मार्क किसके लिए? सिल्वर के लिए। हॉलमार्क गोल्ड के लिए, ऐसे ही होता है एक इको मार्क एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए। इको मार्क किसके लिए रहता है? एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए। इको मार्क एनवायरमेंट के लिए। जैसे इको मार्क का लोगो कैसा रहेगा? ऐसा एक हड़िया बनी रहेगी ग्रीन कलर में, ठीक है, हड़िया। किसी भी प्रोडक्ट पर ये हड़िया बना है ग्रीन कलर में, तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है,
ठीक है, एनवायरमेंट को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? तो इको मार्क किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए इको मार्क। हॉल मार्क गोल्ड के लिए, सिल्वर मार्क सिल्वर के लिए। फिर आता है एग मार्क। एग मार्क किसके लिए होगा? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे कि कोई सीड हो गया या कोई फर्टिलाइजर हो गया, तो उसके ऊपर कौन सा मार्क रहेगा? एग मार्क। तो एग मार्क किसके लिए रहता है? एग्रीकल्चर के लिए। एग मार्क एग्रीकल्चर के लिए। अब कोई भी पैकेज्ड फूड मतलब जैसे कि केला है, ठीक है, केला को अगर हम लोग काट के उसका चिप्स बना देते हैं और उस चिप्स को पैक करके अगर बेचते हैं तो वो चिप्स बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो गया है, मतलब कि बहुत उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें लेड वगैरह तो नहीं मिक्स किया गया है। इन सब चीजों की जानकारी कौन रखता है? तो रखता है FSSAI, FSSAI, ठीक है, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात समझ में? FSSAI किसके लिए काम करती है? तो प्रोसेस्ड फूड के लिए, पैक्ड फूड के लिए। समझ में आया क्या? प्रोसेस्ड फूड समझ में आया ना? प्रोसेस्ड फूड किसे कहेंगे? जैसे आलू है, आलू रॉ मटेरियल है, आलू का तुमने चिप्स बना दिया, चिप्स क्या हो गया? प्रोसेस्ड फूड हो गया। गन्ना है, गन्ना रॉ मटेरियल है, उसका चीनी बना दिया, प्रोसेस्ड आइटम होता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्न है, मक्का का तुमने कुरकुरे बना दिया, मक्का को तुमने कॉर्न फ्लोर बना दिया, ये सब क्या है? प्रोसेस्ड आइटम है। तो प्रोसेस्ड आइटम और पैकेज्ड आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन और उनकी स्टैंडर्ड या क्वालिटी की जांच कौन करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में? ओके। ऐसे ही अगर कोई हैवी मेटल्स है, जैसे कि तुम्हारे घर जब बनता है तो घर में लगता है ना, गाटर लगता है तो लोहे का, है ना? गाटर पता है क्या? जिस पर पूरा का पूरा घर खड़ा रहता है, ऐसा रहता है लोखंड का, ये जो लोखंड रहता है पूरा, और फिर जिस पर हम लोग पटिया डाल के ऊपर ढलैया करते हैं, अपना छत बनाते हैं, छत बनाते टाइम लगाया जाता है ना यहाँ मुंबई में, तो इसी के ऊपर सारा का सारा पटिया रखा जाता है, वो है ना। हाँ, तो ये सारे के सारे जो हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, इन सब की स्टैंडर्ड की जांच करने के लिए होता है ISI, वो पाकिस्तान वाला नहीं, हाँ, तो साले बम, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। बात समझ में? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ISI मार्क किस पे रहता है? हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल पर, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल, हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल, जैसे चाहे टाटा स्टील हो गया, लोहा छड़ हो जाता है, छड़ मोटा मोटा रहता है, रॉड रहता है, आयरन रॉड हो गया, इन सब पर किसकी मार्किंग रहती है? तो ISI की मार्किंग रहती है। ISI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओके। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि हमें मार्केट में सेब मिल जाता है, संतरा मिल जाता है, मौसम्बी मिल जाता है, गाजर मिल जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों को ना जूस पीना बहुत पसंद आ रहा है, तो कोई लोग सेब का जूस खरीद लेते हैं, गाजर का जूस खरीद लेते हैं, और जो है मैंगो का जूस खरीद लेते हैं। तो अब ये जूसेस क्या हो रहे हैं? पैक्ड होकर आ रहे हैं। तो जितने भी फ्रूट जूस, पैक्ड फ्रूट जूस
इन सब की क्वालिटी की जांच करता है FPO। FPO FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। FPO का फुल फॉर्म क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। पैक्ड जूस की क्वालिटी की जांच कौन करता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। FPO फॉर फ्रूट। FPO फॉर फ्रूट। FPO फॉर फ्रूट। हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल की जांच कौन करेगा? ISI। 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 ठीक है, ISI। जैसे हम कहते हैं ना कि ये अगर तुमको ये लेना है, क्या कहते हैं, कुकर लेना है, तो कहते हैं ना कुकर लेते टाइम जब लेना तो उस टाइम देख लेना कि उस पर ISI मार्का है कि नहीं है ना? कुकर लेते टाइम ISI मार्का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ISI जो मार्किंग होती है वो एक स्टैंडर्ड को बताती है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी है या नहीं है। लोकल मटेरियल का रहेगा तो उस पर ISI मार्किंग नहीं रहता है, लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं उन पर हमें ISI मार्किंग देखने को मिलती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। बात समझ में क्या? हाँ, तो हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए ISI मार्किंग। पैकेड फ्रूट जूस के लिए FPO। ठीक है, FPO। FPO इतना क्लियर हुआ? एग मार्क। एग मार्क किसके लिए होता है? एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए। इको मार्क एनवायरमेंट के लिए। ओके, और हॉल मार्क गोल्ड के लिए। हॉल मार्क गोल्ड के लिए। और इसके बाद अगर सिल्वर मार्क सिल्वर। ठीक है, अब देखो ऐसे ही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में व्हीकल्स का जो ये होता है, चलन होता है, वो बहुत अधिक होता है, लोग व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो व्हीकल से जो निकलने वाले जो स्मोक है, वो स्मोक से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और एनवायरमेंट में हमें धीरे 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 हीट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगा है। आज अगर हम करंट की बात करते हैं तो लंदन में ऐसी हालत हो गई है कि वहां की रिवर्स सूख रही है, वहां के जो जमीन है, वहां के जो रोड हैं, वो पिघल रहे हैं। समझा रहे क्या? लंदन में, लंदन पता है कहाँ है? जैसे ये यूके। अब ये जो यूके है पूरा 4 कंट्री से मिलकर बनता है, जैसे कि ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये है ऊपर हमें मिल जाएगा कि स्कॉटलैंड, और ये नीचे वाला बीच वाला मिलेगा लंदन, और नीचे मिलेगा वेल्स। ठीक है, अब रिपोर्ट आई है कि भाई जो लंदन की जो सड़कें हैं ना, ये सड़कें अब धीरे धीरे पिघल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर इतना हाई जाता नहीं था। इसके लिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो रोड को बनाया गया था प्लास्टिक मटेरियल का यूज करके, रोड को लोग बनाए थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड में यूके में जो टेम्परेचर जा रहा है वो 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, हीट वेव चल रही है, वहां पर लोग गर्मी की वजह से मर रहे हैं। तो किसका कॉन्सिक्वेंसेस है? सारा ग्लोबल वार्मिंग का खेल है। ये लोग पूरी तरीके से गए, दूसरे देशों से पैसा लूटा, अपने यहाँ सारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करी, अपने यहाँ पूरा डेवलपमेंट करा, खूब एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे। अब ये चाहे ये यूनाइटेड किंगडम हो गए, चाहे पूरा यूरोप हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, अब ये छोटे छोटे देशों को क्या कहते हैं जो डेवलपिंग है, कि तुम लोग अब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन मत करो। अरे भाई, कोई भी कंट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ना करे, इसका मतलब उस कंट्री में प्रोडक्शन का ना होना। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तुमने तो जितना फैलाना था कचरा फैला दिया, अब जब हमारी बारी आई कि हम अपने आप को ग्रो करें तो हम पर वो कर रहे हो, सैंक्शन लगा रहे हो, हम कह रहे हो कि ये स्टेप लो, तुम एनवायरमेंट फ्रेंडली बनो। तो भाई शुरुआत जिसने करी है, कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको भुगतना पड़ेगा। फिर भी इंडिया वाले तो उनको आदत है, अफ्रीका वालों को आदत है गर्मी, भयानक से भयानक गर्मी में रहने की, भयानक से भयानक ठंडी में रहने की, लेकिन ये सफेद सफेद जो खरगोश हैं, ये लोग को आदत नहीं है। थोड़ा सा भारत में लाओ, लू मार देगा, मर जाएंगे। और वही चीज यहाँ हो रहा है,
जब गरम गरम हवा चल रही है, हीट वेव चल रहा है, सब मर रहे हैं, सड़कें इनकी पिघल रही हैं, इनके जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सब पिघल रहे हैं। समझ आ रहा है तो कितना खतरनाक है। तो इसी तरीके से ये जो यूरोपियन थे ना, यूरोपियन, ये लोग पहले जानते थे कि जो व्हीकल्स हैं इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो खतरनाक होगा, तो इन लोगों ने अपने इंजन, व्हीकल के इंजन को क्या किया, इवॉल्व किया, उसे मॉडिफाई किया और एक नियम लाया जिसे कहा गया यूरोपियन ईयू, ठीक है, ईयू इंजन। जैसे भारत में उसी का कॉपी किया गया है, उसे कहा जाता है भारत स्टेज, ठीक है, भारत स्टेज। लेकिन ये जो भारत स्टेज क्या है, ये इंजन के टाइप को बताता है, किस जनरेशन की इंजन है। जैसे अगर हम कहेंगे BS3 तो भारत स्टेज 3rd जनरेशन इंजन, BS4 भारत स्टेज 4th जनरेशन इंजन। समझ में आया? लेकिन इसकी शुरुआत पहले यूरोपियंस ने करी थी। यूरोपियन क्या लगाते थे, यूरो 1, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यानी कि जैसे जैसे इन लोगों ने इंजन को अपने मॉडिफाई किया, वो इंजन क्या होने लगा, धुआं कम देने लगा। पहले देखो जो हमारा BS3 की गाड़ियां होती थी वो ऐसा काला 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 धुआं देती थी एकदम, अगर किसी के मुंह पर मार दे तो मुंह काला काला हो जाता था। लेकिन बाद में BS4, BS5, BS6 की गाड़ियां आई और अब देखो धुआं एकदम कम निकलता है। और आज के टाइम पीरियड में जो गाड़ियां हैं उनसे तो धुआं का ज्यादा पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लगाए गए हैं कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छान देते हैं, ठीक है, छान देते हैं। और जब किसी भी चीज को हम लोग छान देंगे, छन्नी की तरह होते हैं, उसको छान देते हैं तो वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाता है एक प्लेट पर, और बाहर जो नॉन टॉक्सिक गैसेस रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। समझना? तो कहेगा कि BS3 या BS4 या भारत स्टेज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, व्हीकल्स, कार्बन इमिशन या व्हीकल्स के इंजन के लिए, ठीक है, व्हीकल्स इंजन के लिए, व्हीकल्स इंजन जैसे मैंने बताया ना, देखो यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, ये कहाँ पे था, यूरोप में यूज होता था। तो सबसे पहले इंजन को मॉडिफाई या उसे डेवलप करने की टेक्निक कहाँ पर आई, यूरोप में। फिर उसी को इंडिया ने कॉपी किया और उसका नाम क्या दिया, भारत स्टेज। BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS, समझ में? तो भारत स्टेज वगैरह क्या है, क्लियर हो गया। अब समझते हैं ISO के बारे में। इसके बारे में ISO का नाम तो सुना होगा। ISO एक तरीके का सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफिकेट देती है एक तरीके का। ISO का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया काहे की सर्टिफिकेट देती है, तो अगर किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट इन द सेंस कैसा, जैसे कि तुम दृष्टि में पढ़ते हो, ठीक है, और वहां पर तुमने देखा कि भाई लड़के लड़कियां आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको कोई बदतमीजी ना करे, उनके लिए बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं। बोर्ड पर पढ़ाने के लिए जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो रिकॉर्ड करके मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, पानी पीने की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, हर एक चीज व्यवस्था एकदम बढ़िया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होता है। तो हमको क्या कहेंगे, इनका मैनेजमेंट बहुत सही है। हमें कोई इंक्वायरी करनी होती है तो फोन आराम से कर सकते हैं, वहां पर कॉल उठाने के लिए लोग रहते हैं, हमें बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेक्चर हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किस वजह से, मैनेजमेंट अच्छी होने की वजह से। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ISO सर्टिफिकेट देगा जिसका एक नंबर रहता है ISO 9001, ISO 9001। तो अगर तुम कहीं ध्यान से देखोगे, अगर उनके दीवार पर ऐसा लगा होगा ISO 9001, तो इसका मतलब उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है वेल मैनेजमेंट के लिए। समझा क्या?
ISO 9001 ऐसा दिखाई दे रहा है, ISO 9001 तो किसके लिए रहता है? तो ये मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। देखो यहाँ लिखा ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट के लिए। तो ISO 9001 किसके लिए होता है? मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। इसी तरीके से ISO ये याद करना पड़ेगा, हाँ, ये सारा का सारा, ये ISO किसके लिए है, किसके लिए? ISO 9001 किसके लिए है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। इसी तरीके से ISO 9202 ये किसी भी प्रीसियस मेटल्स या जो उसके अलॉयज होते हैं, अलॉयज, ठीक है, प्रीसियस मेटल्स या अलॉयज होते हैं, उसकी फाइननेस, उसकी क्वालिटी के लिए दिया जाता है। जैसे किसी दुकान पर हम जाते हैं तो हम, कोई लोग, मम्मी लोग क्या कहती हैं, यार ये दुकान का ना जो सोना है ना वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वही सेम 24 कैरेट का किसी और शॉप से लेती हैं या 22 कैरेट का किसी और शॉप से लेते हैं, कहते हैं कि इसका सोना अच्छा नहीं है, ये जल्दी जो कि काला पड़ जाता है कि नहीं, है ना। तो इस प्रीसियस मेटल्स की फाइननेस के लिए दिया जाता है सर्टिफिकेट ISO 9202। तो याद रखना प्रीसियस मेटल्स, प्रीसियस मेटल्स, प्रीसियस मेटल्स के फाइननेस, फाइननेस, ठीक है। ISO 9202 किसके लिए दिया जाता है सर्टिफिकेट? प्रीसियस मेटल्स के फाइननेस के लिए, ठीक है, प्रीसियस मेटल्स के फाइननेस के लिए, ठीक है। जैसे दिखाई दे रहा है ISO 902 सर्टिफिकेशन ऑफ गोल्ड, ठीक है। फाइननेस, फाइननेस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन, बस समझ आएगा। तो फाइननेस याद रखने का, फाइननेस, प्रीसियस मेटल्स के फाइननेस के लिए कौन सा ISO सर्टिफिकेट मिलता है? 9202, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी वो एनवायरमेंट से रिलेटेड अच्छा काम करे, मतलब उस कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्शन एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके कर रही है, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ISO 14001, ISO 14001, ISO 14001। ये किसके लिए मिलेगा? एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। ISO 14001 एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट। इसी तरीके से ISO 18001 हेल्थ सेफ्टी के लिए, ISO 18001 इसके लिए हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, समझ में? हेल्थ सेफ्टी। ISO 22,000 ये फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी, क्लियर। और वैसे ही ISO 27001, ISO 27001 ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए 27001, 27001, 27001। बताओ मैनेजमेंट के लिए 9001, मैनेजमेंट के लिए 9001, गोल्ड के लिए 9200, हाँ सही है ना, 9200। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड मतलब वही प्रीसियस मेटल हो गया ना, हाँ 9202। एनवायरमेंट के लिए 14001, एनवायरमेंट के लिए 14001। हेल्थ सेफ्टी 18001, फूड सेफ्टी 22,000, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट 27,001, ठीक है। प्रीसियस मेटल 9202, एनवायरमेंट 14,100, 14,100, 14,001, ठीक है, 14,001।
ओके, हेल्थ सेफ्टी 18,001 फूड सेफ्टी 22,000। ठीक है, अब देखो जैसे सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, सर्टिफिकेट का ये बोलूंगा बताना। 9,001 किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। 14,001 एनवायरमेंट। 18,001 हेल्थ। 18,001 हेल्थ। उसके बाद जो कि 22,000 फूड सेफ्टी। 27,001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और 9,202 ठीक है। तो कभी कभी जो कंपनीज होती हैं उनके दीवार पर ये चीज, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये चीज टंगा हुआ हमें दिखाई देता है। क्लियर हुआ? बढ़िया। अब चलो कुछ हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कमिटीज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ कमिटी के बारे में। देखो जैसे कहेगा आबिद हुसैन कमिटी, आबिद हुसैन कमिटी, आबिद हुसैन कमिटी। ठीक है, आबिद हुसैन कमिटी। तो आबिद हुसैन कमिटी बनाई गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, जिसे हिंदी कहते हैं लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आबिद हुसैन कमिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आबिद हुसैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, लघु उद्योग। ठीक है, हिंदी में लघु उद्योग। आबिद हुसैन कमिटी किसके लिए थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। महाजन कमिटी, महाजन कमिटी, महाजन कमिटी। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। महाजन कमिटी शुगर इंडस्ट्री। आबिद हुसैन स्मॉल स्केल, महाजन शुगर। मल्होत्रा, मल्होत्रा, मल्होत्रा कमिटी इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, मल्होत्रा कमिटी इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। दत्त कमिटी इंडस्ट्रियल लाइसेंस, दत्त कमिटी, दत्त कमिटी इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, लाइसेंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। मल्होत्रा कमिटी इंश्योरेंस सेक्टर। महाजन शुगर इंडस्ट्री। आबिद हुसैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मल्होत्रा इंश्योरेंस सेक्टर। दत्त कमिटी इंडस्ट्रियल लाइसेंस। वांचू समिति कमिटी, वांचू, वांचू। ठीक है, वांचू, वांचू कमिटी। तो ये था इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनकम, मतलब डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स, तो उसको याद रखना ना, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। वांचू समिति कमिटी इनकम टैक्स। वांचू कमिटी इनकम टैक्स। दत्त कमिटी इंडस्ट्रियल लाइसेंस। रेखी, रेखी, रेखा नहीं, रेखी, रेखी कमिटी, रेखी कमिटी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। रेखी कमिटी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। वांचू कमिटी डायरेक्ट टैक्स। रेखी कमिटी महाजन शुगर। आबिद हुसैन स्मॉल स्केल। मल्होत्रा इंश्योरेंस। दत्त इंडस्ट्रियल लाइसेंस। वांचू इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। रेखी इनडायरेक्ट। केलकर कमिटी, केलकर कमिटी टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म।
केलकर कमिटी, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म। राजा चिलैया, राजा चिलैया, राजा चिलैया, ये भी टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म। तो केलकर कमिटी और राजा चिलैया दोनों किसके लिए थे? टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म। वांगचू कमिटी, इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। रेखी कमिटी, इनडायरेक्ट। केलकर, राजा चिलैया, टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है? रंगराजन, रंगराजन याद है क्या कुछ? नाम ही सुना सुना लगेगा कभी। रंगराजन, पावर्टी, रंगराजन पावर्टी। जब हम पावर्टी पढ़ रहे थे तो मैंने एक और नाम बताया था, लकड़वाला कमिटी, याद है? तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी, सैलरी मेथड, कैलरी मेथड, याद आ रहा है? हाँ, तो रंगराजन पावर्टी, पावर्टी के लिए, और इन्होंने सैलरी मेथड, ठीक है। पावर्टी में भी कौन सा मेथड? सैलरी मेथड। कोई भी इंसान कितना खर्चा करेगा तो वो पावर्टी में नहीं कहलाएगा, बिलो पावर्टी लेवल के वो ऊपर आता है, ठीक है। तो सैलरी में रंगराजन पावर्टी, रंगराजन पावर्टी, रंगराजन पावर्टी, रंगराजन पावर्टी। राजा चिलैया, टैक्स रिफॉर्म। रेखी, इनडायरेक्ट टैक्स। वांचू, डायरेक्ट टैक्स। नरसिम्हा कमिटी, नरसिम्ह, नरसिम्ह, नरसिम्हा कमिटी, बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म। तो नरसिंह कमिटी, बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म। गोईपोरिया कमिटी, गोईपोरिया कमिटी, ये भी बैंकिंग रिफॉर्म, ये भी बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म। गोईपोरिया कमिटी, बैंकिंग रिफॉर्म। नरसिम्ह कमिटी, बैंकिंग रिफॉर्म। वांगचू कमिटी, डायरेक्ट टैक्स। रेखी, रंगराजन पावर्टी। केलकर, टैक्स रिफॉर्म। राजा चिलैया, नरसिम्हा कमिटी, बैंकिंग रिफॉर्म। गोईपोरिया कमिटी, बैंकिंग रिफॉर्म। सरकारिया कमिटी, सरकारिया कमिटी, सरकारिया कमिटी। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सरकारिया कमिटी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। पावर्टी के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई? रंगराजन, पावर्टी के लिए रंगराजन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है मीरा सेठ, मीरा सेठ, मीरा सेठ। हैंडलूम, हैंडलूम, हैंडलूम यानी हथकरघा, हथकरघा। अच्छा, हथकरघा का मतलब समझता है क्या? हाँ, जो भी काम हाथ से किया जाता है, जैसे कि पहले टाइम पीरियड में जो ये होते थे, धागे होते थे, हाथ से बुना जाता था। कपड़े होते थे, हाथ से बुना जाता था। ये क्या कहते हैं, कालीन, कालीन हाथ से बनाया जाता था, है ना। तो जो हाथ के द्वारा बनाया जाता है उसे हम हथकरघा उद्योग कहते हैं। जैसे गांव में महिलाएं पहले टाइम पीरियड में बेना बनाती थी। बेना पता है क्या? हाँ, फैन मतलब वहां तो लाइट नहीं होती, तो रात को डुलाने के लिए ऐसा जो है बांस का लकड़ी रहता है, उसमें फंसा करके ऐसा जो है रहता है, ठीक है। और उसमें पुपली रहता है, तो उसको जब करते हैं तो घरर 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 घूमता है, तो बेना होता है।
ठीक है। फिर महिलाएं कढ़ाई बुनाई करती थी अच्छा खासा, तो कढ़ाई करने के लिए वो लोग एक ऐसा फ्रेम रखी रहती थी, है ना, ऐसा रहता था, उसपे कपड़े को फंसा करके और फिर उसपे जो भी लिखना रहता है, राम श्याम मोहन, वो सब लिख डालती थी, ठीक है। ये सब किसमें आता है, हैंडलूम, ठीक है। तो हैंडलूम हथकरघा उद्योग के लिए को बढ़ावा देने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, मीरा सेठ, मीरा सेठ, मीरा सेठ। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, जैसे पूछेगा कि केलकर कमिटी डील्ड विद, केलकर कमिटी टैक्स रिफॉर्म, ठीक है, केलकर कमिटी टैक्स रिफॉर्म। इसी तरीके से विच कमिटी इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल लाइसेंस, दत्त कमिटी, ठीक है, दत्त कमिटी। अच्छा, आबिद हुसैन कमिटी किसके लिए है, क्या इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहला यही तो पड़ा आबिद हुसैन। रंगराजन कमिटी किसके लिए, पावर्टी के लिए, पावर्टी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मीरा सेठ, मीरा सेठ किसके लिए, हैंडलूम के लिए, ठीक है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज अपॉइंटेड फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, तो नरसिम्हा कमिटी, नरसिम्हा की जगह एक और अगर कोई नाम दे दे, जैसे गोईपोरिया कमिटी, वो भी बैंकिंग के लिए, ठीक है, बैंकिंग के लिए गोईपोरिया से। तो ये सब क्लियर हो गया, कमिटी समझ में आ गए, याद रहेंगे, एक बार कुछ रिवीजन कर लें। हॉल मार्क किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए, सिल्वर मार्क, इको मार्क, एनवायरमेंट, ISO 9001, मैनेजमेंट के लिए, ISO 27001, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ISI मार्क किसके लिए रहता है, हैवी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। FPO का फुल फॉर्म क्या है, फूड प्रोडक्ट, फ्रूट, फूड नहीं, फ्रूट, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ओके। किसी भी खाने की क्वालिटी का चेकअप कौन करता है, FSSAI, FSSAI, ठीक है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इको मार्क, इको मार्क किसके लिए यूज होता है, मतलब किसके लिए इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल, एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए इको मार्क दिया जाता है, ओके। अगर हम बात करते हैं अपने इंजन के लिए, इंजन के लिए कौन सर्टिफिकेशन करता है, हाँ, भारत स्टेज, भारत स्टेज से पहले यूरोप में क्या चलता था, यूरो 1 2 0, ठीक है, ओके। प्रीसियस मेटल्स के लिए अगर हम बात करें, प्रीसियस मेटल्स के फाइननेस के लिए कौन सा ISO सर्टिफिकेट मिलता है, 920, 920। अगर हम बात करते हैं हैंडलूम के लिए कौन सी कमेटी को गठित गठित किया गया था, मीरा से। पावर्टी के लिए रंगराजन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए दत्त कमेटी, बहुत बढ़िया। टैक्स रिफॉर्म के लिए दो कमेटी के नाम, आई एम टॉकिंग टैक्स रिफॉर्म नॉट बैंकिंग रिफॉर्म, केलकर और राजा चले गए, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, ठीक है,
इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो इतना सारा का सारा चीज समझ में क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी